नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। और काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए एक कंप्लीट राज्य व्यवस्था की क्लास हो जाए, जिसके अंदर ये जो आपकी राज्य व्यवस्था क्लास रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी, जिस क्लास के अंदर आपकी इंडिया की पॉलिटी हो जाए और इसके अलावा आपकी राजस्थान की पॉलिटी हो जाए। भारत की पॉलिटी की बात करेंगे तो भारत का संविधान, उसकी विशेषता, उसके सोर्स, साथ ही साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था, राजस्थान की जो न्यायपालिका, राजस्थान के जो न्याय न्याय आयोग, ये कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। जैसे राजस्थान के आज के एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, राजस्थान का लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, भारत की लोकसभा और राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इस संदर्भ में जितने भी जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, टू दैट फैक्चुअल क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन इंडिया के आने हैं और 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान के आने हैं। कंप्लीट अपना जो टारगेट रहेगा 10/10 का इसमें शेड्यूल रहेगा। इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, 2x स्पीड करके देख सकते हो और एक भी पॉइंट आपको निराश नहीं करेगा, इतना बिलीव रखिएगा। 10 क्वेश्चन आप यहां से अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास के बारे में। और इस संपूर्ण राज्य व्यवस्था क्लास के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अपने सारणीबद्ध पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक को अपने पढ़ेंगे सारणीबद्ध। सबसे पहले अपने जैसे एक तरफ हमने क्या लिया है, विधानमंडल, विधानसभा ली है, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, संसद ली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विधानमंडल। देखिए विधानमंडल का जो उल्लेख है, विधानमंडल का जो उल्लेख है भाग 6, विधानमंडल का उल्लेख 6 भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक। और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा संसद, तो इसका जो उल्लेख भाग 5 में, विधानमंडल भाग 6 में, वो भाग 5 के अंदर और आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक। तो 79 से लेकर के 122 तक, और यहां पढ़ेंगे आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। ये भाग 6 के अंदर विधानमंडल का उल्लेख या प्रावधान है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर, एक तो देखेंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल का जो उल्लेख पढ़ेंगे आर्टिकल 153 में इनका उल्लेख, विधानसभा का 170 के अंदर है और विधान परिषद का किसके अंदर, 169 के अंदर। उसी प्रकार से संसद का जिक्र करेंगे तो राज्यसभा का जो उल्लेख 80 के अंदर है और लोकसभा का जो उल्लेख वो किसके अंदर है, 81 के अंदर है। एक बार इनको बड़ा बड़ा देख लेना, आपका इतना डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, टू द फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के पूरे आसार रहेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा विधानसभा के बारे में। देखिए विधानसभा की बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख आर्टिकल 170 के अंदर है। और बात करेंगे वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा। विधान परिषद इसका उल्लेख 169 के अंदर है और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अब आगे देखेंगे तो सीटें अधिकतम, विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500 सीटें, और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो 60 सीटें। अब अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 अधिकतम सीटें। न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद के स्वरूप जहां पे 60 से कम है, एक बार वो आप देख के जाना। तो पुडुचेरी में कितनी है, 30 सीटें, सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें, गोवा और मिजोरम में कितनी है, तो 40 सीटें। और यहां पे हम संसद के बारे में ए टॉपिक पे लेकर करा दूं, इसके बाद हम इसको साथ में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखेंगे राजस्थान की विधानसभा की सीटें। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200 सीटें। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें पढ़ेंगे। और हमारी जो पहली विधानसभा है 1952 से लेकर के 1957 तक है। तो पहली विधानसभा 1952 में 160 हमारी विधानसभा की सीटें थी। कितनी थी, 160 थी। पहली में कितनी, 160 थी। पहली विधानसभा का कार्यकाल पढ़ेंगे 1952 से लेकर के 1957 तक है। और अब बात करेंगे जबकि 1977 की जो विधानसभा, 1977 के अंदर जो छठी विधानसभा थी, जिसमें पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो उसमें हमारी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। तो आज कितनी है, 200। तो 200 जो हुई थी वो छठी विधानसभा 1977 के अंदर, जिसमें पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, उस समय हमारे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, कंप्लीट 200 हो गई। और अब देखिएगा विधानसभा का 70, विधानसभा का 17 अवसान, 70 को आहूत करना और 70 को विघटन करना, ये कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ऊपर से प्रश्न पूछ सकते हैं, विधानसभा को 70 अवसान करना, 70 आहूत करना और 70 का विघटन करना, ये कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। और विधानसभा का जो स्थगन करते हैं तो वह कौन करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब बात करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के जो फैक्ट बनेंगे कौन कौन से, पहले अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष,
वर्तमान के अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, ये जो कुछ और विशेषताएं हैं। सबसे पहले विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष थे, ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली, तो आपके कौन पढ़ेंगे, नरोत्तम लाल जी जोशी, ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, पहली विधानसभा के। अब आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है, यानी कि 16वीं के कौन है, तो वर्तमान में है वासुदेव देवनानी जी। तो वर्तमान में कौन आ जाएंगे, वासुदेव जी देवनानी जी। और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछी जाएगी तो वह कौन है, सुमित्रा सिंह जी। और एक सीक्वेंस की दृष्टि से कौन सी, 12वीं विधानसभा के अंदर, तो 12वीं विधानसभा के अंदर कौन आ जाएंगे, सुमित्रा सिंह जी। 16वीं विधानसभा की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे, वासुदेव देवनानी जी आ जाएंगे। और अब सुनिएगा चुनाव, तो पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 के अंदर, तो उसमें सीटों की बात करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 82 सीटें मिली थी। और राम राज्य परिषद को कितनी मिली थी, 24 सीटें मिली थी। और अब इसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट 16वीं विधानसभा के बारे में। तो 16वीं जो विधानसभा थी, इसमें बीजेपी को कितनी मिली है, 114 सीटें मिली है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली है, 66 सीटें मिली है। बीएपी बाप जिसको 3 सीटें मिली। और वर्तमान में सीटें कितनी है इसकी, 4 सीटें हैं। अब बात करेंगे पहली जो विधानसभा थी जिसके नेता, प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, तो जसवंत सिंह जी फ्रॉम बीकानेर से। और इसकी बात करेंगे वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, टिक्काराम जी जूली। वर्तमान में कौन है, टिक्काराम जी जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। प्रोटेम स्पीकर देखिए, पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराज संग्राम सिंह थे। तो वर्तमान में कौन थे, कालीचरण जी सराफ हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। अब देखिए विधानसभा का भवन, जो पहली विधानसभा थी 1952 वाली, तो उसमें विधानसभा का जो भवन था ये सवाई मान सिंह टाउन हॉल था। वर्तमान में विधानसभा का जो भवन है वो कहां पे है, लाल कोठी जयपुर के अंदर है। अब बात करेंगे विधानसभा गठन, पहली विधानसभा का गठन हुआ था 29 फरवरी 1952 को। वर्तमान विधानसभा गठन कब हुआ, 15 दिसंबर 2023 को। और वर्तमान जो विधानसभा है इसका पहला सत्र कब होता है, 20 दिसंबर 2023 से शुरू होता है। तो 20 दिसंबर 2023 से ये सत्र प्रारंभ होता है। अब बात करेंगे मुख्य सचेतक, तो पहले जो मुख्य सचेतक थे वह थे मथुरदास जी माथुर। वर्तमान में मुख्य सचेतक है तो वह कौन है, जोगेश्वर गर्ग। तो वर्तमान में विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। पहले पूछा जाए तो मथुरदास माथुर। इसी प्रकार से कुछ अन्य फैक्ट और देख लेना, जैसे कि 12वीं जो विधानसभा थी उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। और विधानसभा अध्यक्ष महिला ही थी पहली, सुमित्रा सिंह जी थी। और राज्यपाल भी महिला थी, कौन, प्रतिभा पाटिल। और एक बात और इंपॉर्टेंट, पहली बार संपूर्ण राजस्थान में ईवीएम का जो प्रयोग हुआ था वह कौन सी विधानसभा में हुआ था, 12वीं विधानसभा में हुआ था। तो ये तो आपने पढ़ लिए विधान सभा के बारे में। हमारे विधान परिषद लागू है नहीं, विधानसभा को लेकर 170 के अंदर, विधान परिषद 169 के अंदर। अब बात करेंगे संसद के बारे में, तो बात ये संसद के बारे में पढ़ेंगे तो भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक इसका उल्लेख या प्रावधान है। और इसके अंदर देखेंगे एक तो क्या है राज्यसभा और एक क्या है लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख किसके अंदर है, 80 के अंदर है। और लोकसभा का उल्लेख किसके अंदर है, 81 के अंदर। अब बात करेंगे राज्यसभा की सीटें कितनी है, 250 सीटें। राज्य सीटें कितनी पड़ेंगे, 250 सीटें। और लोकसभा कितने पड़ेंगे, 500 सीटें आ जाएगी। निर्वाचित इसमें कितने हैं, 238 निर्वाचित पड़ेंगे। और मनोनीत कितने किए जाते हैं, तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। और इसी प्रकार से लोकसभा की बात करेंगे, सीटें कितनी, 500 निर्वाचित पड़ेंगे। तो अप्रैल 1952 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे कितनी है। तो देखो वर्तमान में जैसे सीटें कितनी, 250 है, वर्तमान में कितनी है, 245। उसमें से 229 तो क्या है, राज्यों से। और 4 पड़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों से आ जाएगी। और 12 हो जाते हैं मनोनीत होते हैं, 12 हो जाते हैं मनोनीत, 12 मनोनीत है। 229 राज्यों से है, 4 यूटीएस से और 12 मनोनीत। इसी प्रकार से पढ़ेंगे लोकसभा के अंदर, तो निर्वाचित अप्रैल 1952 के अंदर वर्तमान में कितनी है, 550। वर्तमान में कितनी, 550 सीटें। तो पहली पढ़ेंगे कितनी, 500 सीटें पड़ी थी, पहली पढ़ी 500 सीटें पड़ी थी और अप्रैल 2052 के अकॉर्डिंग। और इसी प्रकार पहली राज्यसभा की बात करूंगा, सीटें कितनी थी, 250 सीटें थी। उसमें निर्वाचित तो 238 थे, मनोनीत कितने, 12 थे। वर्तमान की बात पूछी जाएगी तो वर्तमान में कितने, 245 सीटें हैं। उसमें 229 राज्यों से है, 4 यूटीएस यानी केंद्र शासित पड़ेंगे, 12 क्या है, मनोनीत आ जाएंगे। और इसी प्रकार से वर्तमान की लोकसभा की बात करूंगा तो कितनी है, 550। उसमें से 530 तो राज्यों से है, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से पढ़ेंगे। और एंग्लो इंडियन को अब बंद कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, अब एंग्लो इंडियन को बंद कर दिया गया है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा की योग्यता क्या है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा की योग्यता क्या रहेगी। देखिए साथियों,
योग्यता की बात करेंगे, एज कितनी हो, 30 वर्ष की आयु राज्यसभा के अंदर। और लोकसभा के लिए जो एज फैक्टर वो कितना हो, 25 वर्ष। ध्यान दे लेना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और नेक्स्ट, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दोनों का कार्यकाल देख लीजिए, राज्यसभा का अनिश्चित कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित, देख लेना, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का अनिश्चित। और सदस्य की बात करेंगे तो इसमें 6 वर्ष का होता है, ध्यान दे लेना। और लोकसभा के अंदर सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन 1/2 सदस्य, 1/2 पढ़ेंगे सदस्य 2 साल के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त भी होते हैं। और नेक्स्ट, अध्यक्ष देखिए, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसे को क्या बोलते हैं, सभापति कहते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। और वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णा। ये इंपॉर्टेंट है, अपडेट देख लेना। तो वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णा, अपडेट है वर्तमान के अंदर। और लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष ओपी बिड़ला या ओम प्रकाश जी बिड़ला, जो कहां से, कोटा से है। और नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं आगे, राज्यसभा। राज्यसभा यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जगदीप धनखड़ ने जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति जी थे, तो जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे संयुक्त बैठक। तो इनकी संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। आपसे पूछा जाए संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान दे लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी संयुक्त बैठक का नाम, वह कौन बुलाएगी, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष। और अब संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व क्या है, कितनी सीटें हैं, SC ST कितनी सीटें वर्तमान में कितनी है, और हमारे कितने मंत्री के अंदर मंत्री वहां पे हैं, हम बात करेंगे सारी इसके बारे में। और कल जो एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, अभी 13 सितंबर 2025 को, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके बारे में। सुनिए, सबसे पहले सीटों, संसद में पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। कुल सीटें कितनी, 35, 25 तो भाई लोकसभा की है, और 10 क्या है, राज्यसभा की सीटें। आरक्षण की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति कितनी सीटें पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। और अनुसूचित जनजाति कितनी पढ़ेंगे, 3 सीटों का इसके अंदर रिजर्वेशन भी है। और आगे, प्रथम लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी थी, 22। प्रथम लोकसभा चुनाव में सीटें कितनी थी, 22। पहली लोकसभा चुनाव में 22 सीटें थी, जिसमें 20 जो सीटें थी ना, वह संयुक्त वृहत राजस्थान की थी। जबकि 2 सीट जो थी ना, वह थी अजमेर और मेरवाड़ा की। टोटल कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इसी प्रकार प्रथम राज्यसभा में कितनी सीटें पढ़ेंगे, 10 सीटें पढ़ेंगे। उसमें से 9 सीटें तो किसकी आ जाएगी, संयुक्त वृहत राजस्थान की आ जाएगी। और 1 सीट किसकी आ जाएगी, तो अजमेर मेरवाड़ा की आ जाएगी। अब सुनिएगा, 25 सीटें, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 25 सीटें, छठी लोकसभा 1985 में की। तो 25 सीटें कब की थी, छठी लोकसभा के अंदर की थी। छठी लोकसभा 1985 में की थी। कुछ फैक्ट देखेंगे जरा। तो राजस्थान से प्रथम महिला सांसद कौन, तो शारदा भार्गव, राज्यसभा से 1952 में बनी थी। लोकसभा में प्रथम राजस्थान की महिला तो महारानी गायत्री देवी 1962 में जयपुर से बनी थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक बार महिला लोकसभा सांसद कौन बनी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। सर्वाधिक बार महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी, तो शारदा भार्गव। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रथम बार राजस्थानी महिला पढ़ेंगे तो गिरिजा व्यास। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो थोड़ी चर्चा में है, देख लेना इनके बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी, तो गिरिजा व्यास। और सर्वाधिक लोकसभा के सांसद जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, नाथूराम मिर्ता जी रहे हैं। और इसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया, सबसे पहले पढ़ेंगे बलराम जाखड़। तो ये बलराम जी जाखड़ जो कि सीकर से, राजस्थान से रहे। और बात करें दूसरे तो ओम जी बिड़ला, तो इनका संबंध कहां से पढ़ेंगे, कोटा से, ठीक है, वर्तमान के अंदर। और 18वीं लोकसभा में, अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 18वीं लोकसभा में राजस्थान से मंत्री पढ़ेंगे तो कितने हैं, 4 मंत्री। जबकि 5 भी है, कौन है, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है। और ये MP है, कहां से, संसद से। तो संसद से MP है। वैसे देखा जाए 18वीं लोकसभा में राजस्थान से पढ़ेंगे 4, लेकिन है राजस्थान के, लेकिन MP से सांसद है वो कौन, अश्विनी वैष्णव जी। MP है असम से, MP है असम से ये। तो असम से MP है अश्विनी वैष्णव जी, जो कि असम से MP है। और इस प्रकार से हमारे प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यहाँ पे है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पढ़ेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये जोधपुर से पढ़ेंगे। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय का प्रभारी इनके पास में, कैबिनेट
नेक्स्ट पढ़ेंगे भूपेंद्र यादव जी वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्री हैं, भागीरथ जी चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की 5 जो व्यक्ति है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र के अंदर, इनको मंत्रालय मिला हुआ है। थोड़ा देख लेना, अश्विनी वैष्णव जी का क्षेत्र पूछ सकते हैं, तो ये क्षेत्र कहां से, असम से है। ये कहां से, असम से है, राजस्थान के रहने वाले। और इसी प्रकार से अब बात करेंगे राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, तीनों में क्या अंतर विभेद है ये और देखेंगे। सबसे पहले बात करूंगा राज्यपाल, आपके लिए इंपॉर्टेंट है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य से एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956 से में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। 2 वह 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसका उल्लेख है। और 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक, 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य में राजप्रमुख का पद था। और इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के पहले व एकमात्र राजप्रमुख थे। ध्यान देना, सवाई मान सिंह द्वितीय राजस्थान के पहले और एकमात्र राजप्रमुख थे। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद में राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे, वापस देखिएगा। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के पश्चात राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह बने और गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा है। ध्यान दे लेना, प्रथम राज्यपाल पूछे तो कौन, गुरमुख निहाल सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो कौन, गुरमुख निहाल सिंह जी। और गुरमुख निहाल सिंह जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार 1957 और 1962 में शपथ दिलाई थी। और इसके पश्चात राज्यपाल, राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल और परबा राव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो सरदार दरबारा सिंह जी का, जो कि सिर्फ 23 दिन तक कार्यकाल रहा है इनका। और राज्य का औपचारिक प्रमुख आर्टिकल 52 प्रथम नागरिक एकता और अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है राज्यपाल। और गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल सबसे लंबा है। और सबसे छोटा पड़ लिया किसका है, तो सरदार दरबारा सिंह जी का 23 दिन का। ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन कौन है, एग्जाम में आ जाए तो 4 देखेंगे। दरबारा सिंह 1998 के अंदर, निर्मल चंद जैन 2003 के अंदर, S.K. सिंह 2009 के अंदर, श्रीमती परबा राव 2010 के अंदर, जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। और इसके बाद में राज्यपाल, पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल 23 माह तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं कौन और कब तक, तो 23 दिन तक रहे हैं कौन, पंजाब के शिवराज पाटिल रहे हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, हरिबाऊजी बागड़े। तो हरिबाऊजी बागड़े पढ़ेंगे, ये 45 में पूछ सकते हैं क्रम की दृष्टि से, ये 45 राज्यपाल जिन्हें 31 जुलाई 2024 को पद ग्रहण किया। तो पद ग्रहण कब किया है, 31 जुलाई 2024 को। अब ये कल प्रश्न पूछा गया राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, देख लेना। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राज्यपाल पढ़ेंगे तो डॉक्टर संपूर्णानंद एंड सरदार हुकुम सिंह जी यहाँ पढ़ेंगे, दोनों का समय अवधि देख लेना। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक वेदपाल त्यागी और गोकुल तिलक। इसी प्रकार से 17 फरवरी 1980 से लेकर के 5 जून 1980 तक श्री रघु तिलक। और 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 तक डॉक्टर M चेन्ना रेड्डी और बलिराम जी भगत के समय। और इसी प्रकार कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, जैसे अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, इसका प्रावधान या उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 161 में क्या है, समाधान की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 213 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। और मुख्य इसके बाद में तो ये तो मैंने पढ़ लिए राज्यपाल के बारे में, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यवाहक, सबसे कम अवधि में कार्यवाहक कौन राज्यपाल रहे हैं, राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन रहे हैं, प्रथम महिला राज्यपाल कौन कौन सी है, पद पे रहते मृत्यु किन किन की हुई है, ये इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे राज्यपाल के पश्चात में
अपने को पढ़ना है राष्ट्रपति पढ़ना है इनके संदर्भ में, साथ साथ में राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति क्या है, राज्यों का औपचारिक प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, और आर्टिकल 52 प्रथम नागरिक और होता है, नागरिक एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है, ठीक है। और राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख है। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं। और दूसरा सर्वोच्च पद वरीयता के अधिकारी क्रम में राष्ट्रपति के बाद में वो किसका होता है, तो उपराष्ट्रपति का होता है। और अहर्ताएं किस में है, तो आर्टिकल 58 के अंदर अनुच्छेद 58 में क्या इनकी अहर्ताओं का उल्लेख है। कौन कौन सी अहर्ताएं हैं, सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, एज कितनी हो, 35 साल की एज पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो। नेक्स्ट भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या फिर अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। और इसके बाद में पद की शर्तें क्या क्या है, संघीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो परिलब्धियों और बतौं संसद के द्वारा जो निर्धारित है उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। और कार्यकाल देखिए अनुच्छेद 56 में, तो इनका जो कार्यकाल का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में, 56 के अंदर इनके कार्यकाल का उल्लेख है। पद धारण करने से कितने टाइम तक, 5 साल तक। 5 वर्ष से पहले पद से हटाया जाना क्या क्या प्रावधान है। एक तो यूं पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को लिखित में त्याग पत्र देकर के या केवल संविधान के अतिक्रमण पर या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट राष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंदर है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 के अंदर। महाभियोग के आरोप में संसद के किसी भी सदन में, महाभियोग के आरोप में संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर भी होने जरूरी है। ध्यान देना, इस महाभियोग प्रक्रिया के अंदर संसद के किसी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है और उसके ऊपर सिग्नेचर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सदन के 1/4 मेंबर्स के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिनों तक का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति को कितने दिनों से पूर्व का नोटिस मिलना चाहिए, 14 दिन का पूर्व का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। और नेक्स्ट चलते हैं आगे, निर्वाचक मंडल। आगे देखेंगे तो निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से भाग लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य वह कितना होता है, तो 129। और कितने हमारे 200 मेंबर है, तो गुणा करो और उत्तर निकल जाएगा 25,000 कितना है, 800। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने राष्ट्रपति को अधिकृत किया है कि वह विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है, और लेकिन पुनर्विचार के बाद विधेयक को स्वीकृति देना बाध्यकारी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। पूछेंगे आपसे तो फैक्चुअली पूछेगा कौन थे पहले, तो पहले कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। और इसके बाद में अब बात करेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पद, उनके उल्लेख, उनका कार्य, उनके कर्तव्य और उनके न्यूनतम अर्हताएं क्या उनकी, उनके बारे में कंपेयर करके पढ़ेंगे। और ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि ये बात करेंगे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 74(1) में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री वह होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान ही होती है, वह राज्य में प्रथम होती है, राज्य में प्रथम होती है। और वह मंत्रिपरिषद
और राज्यपाल के बीच की कड़ी माना के रूप में काम करेगा। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के दोनों के बिटवीन एक कड़ी ग्रुप में काम करेंगे तो वह मुख्यमंत्री करते हैं। और आगे देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सिंपल प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन राज्यपाल करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और इसके बाद में राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। शपथ देखेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसे राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार, संविधान की सूची कौन सी, तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ही पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। न केवल मुख्यमंत्री को बल्कि अन्य मंत्रियों को भी जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे तो राज्यपाल दिलाएंगे। और आगे देखेंगे मुख्यमंत्री की योग्यता क्या, तो वह एक तो भारत का नागरिक को 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का वह मेंबर भी हो। और इसके बाद में मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। और नेक्स्ट मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु सामान्यतः यह विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त करने रहने तथा अपने पद पर रहते हैं। वह विधानसभा सरकार किसी अन्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद में आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 के अकॉर्डिंग राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य ये कड़ी के रूप में काम करेंगे। आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का वह कर्तव्य भी है कि वह राज्य के प्रशासन और विधानसभा संबंधी जानकारी राज्यपाल को दें। और मुख्यमंत्री के बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है, वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने 15 दिसंबर 2023 वाले ये 26 मुख्यमंत्री हैं। एवं व्यक्ति के रूप में कौन से 14वें, ध्यान दे लेना, तो व्यक्ति के रूप में 14वें हैं। और वैसा देखा जाए तो ये 26 मुख्यमंत्री व्यक्ति के रूप में कौन से 14 मुख्यमंत्री है। और कार्यभार की डेट पढ़ेंगे तो 15 दिसंबर 2023। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो हिरणलाल जी शास्त्री, जो कि 7 अप्रैल 1949 को बने थे। CS वेंकटाचारी ICS अधिकारी थे जिन्हें केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया। और इसके बाद में राज्य के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री देखिएगा, हिरणलाल जी शास्त्री, CS वेंकटाचारी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टिक्काराम पालीवाल, जो कि 3 मार्च 1952 को बने। और मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से, ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक और सर्वाधिक 4 बार के मुख्यमंत्री बने। और सबसे कम एज मात्र 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने थे तो मोहनलाल जी सुखाड़िया बने थे। और राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही हैं। तो हम पढ़ेंगे 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक, 11 अप्रैल 57 से 11 मार्च 62 तक, 12 मार्च 62 से 13 मार्च 67 तक, 26 अप्रैल 67 से 9 जुलाई 1971 तक। तो ये इनका 4 बार और सबसे लंबी अवधि तक और 4 बार तक। और सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन, मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, कुछ फैक्ट कौन कौन से हैं एक बार वो भी आप नजर डाल दें। राज्य के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन तो बरतुल्ला खान, जो कहां से, जोधपुर से। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो भैरव सिंह शेखावत, ये बने 1977 में और कहां से, सीकर से थे। राज्य के SC से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री तो जगन्नाथ जी पहाड़िया, कहां से, भरतपुर से। और राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन है तो हिरणलाल जी देवपुरा, सिर्फ 16 दिन। हिरणलाल देवपुरा सिर्फ 16 दिन। सबसे लंबी अवधि की बात करेंगे तो पीछे आ गया मोहनलाल जी सुखाड़िया। और हरिदेव जोशी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा इन्होंने पूरा नहीं किया। एक तो 1977 से 1973 तक, फिर 1985 से 1988 तक, और फिर 1989 से 1990 तक। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, 2003, कहां से, ये झालरापाटन झालावाड़ से। अभी तक 5 बार राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 1990, 1993, 2009 और 2020 के अंदर। और राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ये पढ़ जाना भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन सेकंड ग्रेड में भी यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 व्यक्तियों ने जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार CM का पद संभाला है तो वह कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। कितनी बार, 4 बार, नंबर 1। फिर देखेंगे हरिदेव जोशी कितनी बार, 3 बार।
हरिदेव जोशी, लेकिन एक बार भी इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक देख लेना। इसके बाद भैरव सिंह जी शेखावत कितनी बार? 3 बार। उसी प्रकार अशोक गहलोत भी कितनी बार? 3 बार। राज्य के प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1980 में हुए, जबकि छठी विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दी गई। और 5वीं विधानसभा की जो अवधि 5 वर्ष से अधिक आपातकाल कारण बढ़ाई गई थी, यह एकमात्र विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। ध्यान देना, एकमात्र ऐसी विधानसभा जो आपातकाल के दौरान उसकी अवधि बढ़ाई गई थी, एकमात्र है। तो यह राजस्थान की कौन सी? 5वीं विधानसभा की अवधि। तो यह 5वीं विधानसभा की अवधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीरालाल जी देवपुरा एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो कौन? हीरालाल जी देवपुरा। और सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री भी कौन? हीरालाल जी देवपुरा। सिर्फ कितने दिन तक है? 16 दिन तक है। बख्तुल्ला खान एकमात्र मुख्यमंत्री है जिनका पद पे रहते निधन हुआ। राज्यपाल आपने पढ़ा कितने? 4 पढ़े थे, लेकिन बख्तुल्ला खान एकमात्र मुख्यमंत्री जो पद पे रहते हुए निधन हुआ। अब इसके बाद हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत तथा वसुंधरा राजे सिंधिया 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। तो ये हो गए मुख्यमंत्री के बारे में मेन फैक्ट। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में मेन फैक्ट आपके। देखिए, अनुच्छेद 74 फर्स्ट में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री वह होता है जिसे कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे देखिए, योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य भी हो। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा कितनी? 25, और राज्यसभा पढ़ेंगे तो 30 साल की आयु हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के काम, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री सदस्य परिषद के द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सदस्य परिषद के विचार मुद्दों को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के निचले सदन यानी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% बनाते हैं। यह संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ध्यान देना, यह प्रश्न आ सकता है। इसके बाद किसी मंत्री को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का प्रावधान भी है, और यही प्रावधान राजस्थान के लिए लागू है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के बारे में विशेष फैक्ट कौन से? आपके प्रश्न ज्यादा फैक्ट के आएंगे, कंसेप्ट के कम आएंगे, फैक्ट के ज्यादा आएंगे। अब पूछेगा सबसे लंबे समय तक और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जो बने वो कौन? जवाहरलाल जी नेहरू, 1947 से 1964 तक। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल जी नंदा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला तो वह थे मोरारजी देसाई। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। और नेक्स्ट, नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी। वह दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और इसके बाद में यहां हमने पढ़ी लिए मुख्यमंत्री के बारे में। अब बात करेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, और क्या पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य। तीनों का कंपेयर करके तीनों में क्या क्या मेन प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकारों का प्रावधान है, और ये कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व, तो संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 में, ये ध्यान देना, भाग 3 में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है जिनको डीपीएस भी कहते हैं, शामिल है। और ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। इसी प्रकार संविधान के प्रावधान की बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है प्रावधान भाग 4 में है, और ये अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य की अनुशंसा देख लेना। मूल कर्तव्य की अनुशंसा स्वर्ण सिंह कमेटी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ध्यान दे लेना, ये कब जोड़े गए, किस कमेटी की सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य ये जोड़े गए हैं। अब देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। 14 से लेकर 18 यहां पढ़ेंगे समता का अधिकार। इसमें विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंदर है।
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंदर है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 के अंदर है। अस्पृश्यता का अंत 17 के अंदर है। उपाधियों का अंत 18 के अंदर है। और इसके बाद 1922 में पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण है। वाक और अभिव्यक्ति का, सम्मेलन का, संघ का, संचरण का, निवास का और पेशा या फिर वृत्ति का। अनुच्छेद 19 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का। अनुच्छेद 20 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 21 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) के अंदर, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंदर। और इसके बाद देखेंगे 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंदर। और 25 और 28 की बात करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे तो इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदायक में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो कुल शिक्षा के संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में और स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंदर। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 29 और 30 के अंदर। 29 और 30 में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंदर है। शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंदर है। और यहाँ पढ़ेंगे 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और हम पढ़ेंगे साथ साथ में 5 प्रकार की रिट की याचिका का भी उल्लेख। और इसी प्रकार हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। देखिए ये लिए गए कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद 38, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 38 राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति, सुविधाएं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का ये काम करेगा। और अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिले। अनुच्छेद 41 में क्या है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार और सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 42 में क्या है? राज्य की काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 में क्या है? राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह, योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन पर स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43(a) में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है अनुच्छेद 47 के अंदर। और अनुच्छेद 47 में नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 40 का संबंध पढ़ेंगे ग्राम पंचायतों से। अनुच्छेद 43 में बात करेंगे तो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43(b) और देख लेना, इसके अंदर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ा देगा। और अनुच्छेद 46 में राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 47 की बात करेंगे तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। और अनुच्छेद 48 में क्या है? गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों और उनकी नस्लों में सुधार के लिए काम करेंगे। और अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 में क्या है? सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 में देखेंगे कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48(a) में देखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 देख लेना, इसमें क्या? राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक के स्थान की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 50 के अंदर। अनुच्छेद 51 में यह घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा और राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि दायित्व के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना। और नीति निर्देशक में संविधान संशोधन 1976, इसमें निर्देश जोड़ करके संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। देखो आर्टिकल 39 में क्या है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये 39 के अंदर है। अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 40A के अंदर क्या है, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। 44वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1977 में क्या है, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में शामिल किया, जो कि घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने, व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। इसने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। ध्यान देना, इसने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। अब ध्यान देना, प्रारंभिक शिक्षा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षा को आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। ये 44वां संविधान संशोधन 1977 का 1977 का। और अब इसके बाद देखेंगे मूल कर्तव्य। देखिए भाई मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य हमने पीछे पढ़ ही लिए थे। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद 51 के अंदर कहां से लिए गए, रूस से लिए गए हैं और पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य की कमेटी आपको बता दी गई है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। एक पढ़ेंगे, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। नंबर 2 में क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करना है, उनकी गरिमा को बनाए रखना है। नंबर 3 क्या है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नंबर 4 में क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहें। और 5 में क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि समाज के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। 8 में क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, मानववाद, ज्ञानार्जन को सुधार करना है। 9 में क्या, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उनको हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट इसके बाद में मूल कर्तव्य 10 देख लेना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छुए। 11वां है जोड़ा गया, माता पिता तथा संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। ध्यान दे लेना, ये नया एड हुआ। और इसके बाद में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। देखो संविधान के पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट, संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को। परिसर कहां पे, इसका वर्तमान भवन 1958 में नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थापित किया गया और इसका आकार न्याय के तराजू की छवि को दर्शाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया था। किसने किया, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को किया। प्रतिमा, इस प्रतिमा का अनावरण भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. अहमदी ने 1 अगस्त 1996 को किया। द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2023 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सम्मानित किया। और यह प्रतिमा संविधान निर्माता को सम्मानित करती है और उन्हें एक वकील की पोशाक में और हाथ में संविधान की एक प्रति पकड़े हुए भी दर्शाती है। और न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। निर्धारित कौन करेगी, संसद करेगी। और 2019 में न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। सेवानिवृत्ति, सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश 65 साल की एज के अंदर सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है? तो जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई, या कह सकते हो बी आर गवई। तो बी आर गवई वर्तमान में भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है। तो कौन है? बी आर गवई। आपसे यही पूछेगा पहले कौन थे? पहले कौन थे? हीरालाल जी कानिया, इतना पूछेगा आपसे। पूछेगा अब कौन है? तो अब कौन है? तो बी आर गवई जी वर्तमान के अंदर है। हाईकोर्ट की बात करेंगे, देखिए तो हाईकोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हाईकोर्ट के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास। राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ और उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान हाई कोर्ट अध्यादेश 1949 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर का उद्घाटन किया गया। दिनांक 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई और प्रारंभ में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा स्थानों में सुनवाई की गई। स्थानांतरण। बीकानेर, कोटा और उदयपुर की बेंच को 22 मई 1950 से समाप्त कर दिया गया, लेकिन जयपुर बेंच निरंतर बनी रही। अब देखो कालांतर में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में क्या था? धारा 49 में क्या था? नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, जिसकी मुख्य पीठ कहां पे स्थापित हुई? जोधपुर में। तो मुख्य पीठ कहां पे स्थापित की गई? जोधपुर में स्थापित की गई। और हाईकोर्ट की बात करेंगे, डॉक्टर पी सत्यानारायण राव कमेटी, विश्वनाथ और बी के गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर जो खंडपीठ थी उसको 1958 में समाप्त कर दिया गया। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को फिर से जयपुर में स्थापित किया गया और 30/1/1977 से जयपुर पीठ ने काम करना शुरू किया। जयपुर जो खंडपीठ की बात करेंगे तो यहां पढ़ेंगे आपने पहले पी सत्यानारायण राव कमेटी की सिफारिश के ऊपर है खंडपीठ को समाप्त किया 1958 के अंदर और इसने पुनः जयपुर पीठ ने काम करना शुरू जो किया था ना वह किया 30 जनवरी 1977 में काम करना शुरू किया। नेक्स्ट इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या अनुमोदित है। भवन कहां पे? तो जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के भवन, नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया। न्यायाधीश देखिए कौन? तो 43वां वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम। तो वर्तमान के पढ़ेंगे तो के.आर. श्रीराम, यह कौन से हैं? 43 वे। तो थोड़ा देख लेना, जैसे आपने पढ़ा 45 वे पढ़ा तो यहाँ पे राज्यपाल पढ़ा, मुख्य सचिव पढ़ेंगे तो 45 पढ़ेंगे, 43 पढ़ेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा 43 तो पढ़ेंगे मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम। इनकी नियुक्ति पत्र के आदेश को राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ा था। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 के अंदर अभी पूछा गया है। एग्जाम सितंबर के अंदर, एग्जाम के अंदर 7 सितंबर को सेकंड ग्रेड पूछा गया है कि किसने पढ़ा? मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ा था। अब है मुख्य सचिव और जिला प्रशासन की जो कड़ी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव और जिला प्रशासन राज्य के प्रशासन तंत्र के शीर्ष स्तर पर शासन सचिवालय है और जयपुर में स्थित है। यह मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाए गए नीतियों, नियमों एवं लिए गए निर्णयों को लागू करवाने का काम करता है। शासन सचिवालय का मुख्य सचिव होता है जो सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव शासन सचिव के माध्यम से राज्य प्रशासन व नियंत्रण का संचालन करता है। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव, कैबिनेट सचिव भी होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। ध्यान दिलाना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव उनकी कार्यसूची तैयार करता है तथा बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता है। मुख्य सचिव समस्त प्रशासनिक विषयों में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को उचित परामर्श प्रदान करता है। विशेष राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? प्रश्न पूछा गया है। ये भी पीछे प्रश्न पूछा गया था पशु परिचर एग्जाम के अंदर कि राजस्थान जेल पर एग्जाम पूछा गया था। ये राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? जेल पर पूछा गया तो वो कौन थे? श्री के राधाकृष्णन 1949 में पहले मुख्य सचिव थे। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन? श्रीमती कुशल सिंह थी। और VBL माथुर 4 मुख्यमंत्रियों हरिदेव जोशी, शिवचंद माथुर, भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने का अनुभव रहा है। विपिन बिहारी लाल माथुर मार्च 1986 से लेकर के मार्च 1992 तक प्रदेश के मुख्य सचिव थे।
बीएस मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिव में सबसे सर्वाधिक लंबा रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बीएस मेहता का रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत पढ़ेंगे 31/12/2023 से। और क्रम की दृष्टि से पूछ रहे तो कौन से आ जाएंगे? 45वें आ जाएंगे। और इसी प्रकार अब बात करेंगे जिला प्रशासन के बारे में। जिला प्रशासन देखिए, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन ही जिला प्रशासन करता है। जिला प्रशासन की खूबियां है वो क्या क्या? जिला प्रशासन गांव और राज्य के बीच की कड़ी है। जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन में विभिन्न इकाइयां काम करेगी। कौन कौन सी? उपखंड, तहसील और खंड। प्रत्येक जिले की विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होती है जो कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन को प्रभावित करती है। प्रत्येक जिला सामान्यतः एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है। जिला प्रशासन के काम में भूमिका, जिले में कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट देखेंगे कर्फ्यू लगाना। और इसके पश्चात में जिला प्रशासन जिले में राजस्व प्रशासन को सुनिश्चित करना, राजस्व का संग्रहण करना, सीमा ज्ञान करना, जिले में विकास को सुनिश्चित करना, लाभार्थियों की पहचान करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, विभिन्न चुनावों का आयोजन करवाना, सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय। अब बात करेंगे जिला प्रशासन के अंदर आपदा। ये टॉपिक आपके दिया हुआ स्पेशली 4th ग्रेड के अंदर स्पेशली टॉपिक दे रखा है। वो कौन सा है? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तीन लेयर है इसकी, एक राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, एक कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। केंद्र का पढ़ेंगे तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और जिला स्तर के ऊपर जो आपदा प्राधिकरण होता है तो आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला आपदा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। राज्य का सीएम होता है और केंद्र सेंटर का भारत का पढ़ेंगे तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हम बात करेंगे पुनर्वास, मुआवजा, क्षतिपूर्ति। नंबर 3 क्या? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना उचित मूल्य की दुकान के द्वारा भी कर्तव्य है। जन शिकायतों का निस्तारण करना विभिन्न समितियों के द्वारा, जैसे कि उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सत्कर्ता समिति। अध्यक्ष कौन होता है? उपखंड अधिकारी होता है। जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सत्कर्ता कमेटी, अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर होता है। विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना, जैसे मूल निवास का प्रमाण पत्र पढ़ेंगे, जाति प्रमाण पत्र पढ़ेंगे, आय प्रमाण पत्र पढ़ेंगे, हैसियत प्रमाण पत्र पढ़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र पढ़ेंगे और कौन सा पढ़ेंगे? मृत्यु प्रमाण पत्र। और इसी प्रकार से बात करेंगे अब अन्य आयोग लास्ट के अंदर वो देखना, ये महिला आयोग, आरपीसी और मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले महिला आयोग। महिला आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक परामर्शकारी निकाय है। महिला आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। इसका गठन धारा 3 के तहत 15 मई 1999 को हुआ। यहां पढ़ेंगे आरपीसी, तो यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि 315 से 323 में इसका उल्लेख है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। इसी प्रकार से राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई, जिसने काम करना कब शुरू किया? 23 मार्च 2000 से काम करना शुरू किया। मुख्यालय देखेंगे तो इसका महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर, आरपीसी कहां पे? गुगराघाटी अजमेर के अंदर, और मानवाधिकार कहां पे? मुख्यालय जयपुर के अंदर। अब बात करेंगे संरचना, तो इसमें क्या है? एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं महिला आयोग में। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष 4 मेंबर होते हैं। आरपीसी की बात करेंगे तो आरपीसी गठन पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पे हुआ था और इसके संरचना में यहाँ पे एक अध्यक्ष और 10 इसके मेंबर होते हैं। और बात करेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अंदर, तो उसमें क्या है? 1+4 होते हैं। गठन के समय 1949 में। और वर्तमान की बात करेंगे 2006 में संशोधन के पश्चात में, तो एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। तो संशोधन हुआ उसके बाद में कितना है? एक अध्यक्ष 2 सदस्य। आरपीसी में 1+10 पढ़ लेंगे और यहां पढ़ेंगे महिला आयोग में तो 1+4 आ जाएंगे। अब वर्तमान की बात करेंगे अध्यक्ष, तो वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती हैं। सदस्य की बात करेंगे तो सुमन यादव है और रंजना मेघवाल सुमित्रा जैन है। और इसी प्रकार से आरपीसी की बात करेंगे तो आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष। वर्तमान में कौन है? उत्कल रंजन साहू, ये वर्तमान में है। इनका कार्यकाल पूछे तो 6 या फिर 62, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष इनका कार्यकाल।
इसी प्रकार से राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी, और आपसे पूछा जाए मेंबर कौन है तो रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता। और इसी प्रकार अब बात आ जाएगी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार देखिए इसके प्रश्न अच्छे आएंगे, ये अधीनस्थ बोर्ड का सबसे खास टॉपिक है और इसके प्रश्न बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीछे जेल प्रेरी में इसके प्रश्न काफी पूछे गए थे, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे पहले बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ल्ड में सबसे पहले स्वीडन में आया। स्वीडन में 1776 में आया, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। बात करेंगे भारत के अंदर तो अरुणा राय 1995 ब्यावर से अपने संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन से इसकी मांग उठाई। अभी सेकंड ग्रेड प्रश्न आ गया कि अरुणा राय ने 1995 में कहां से, ब्यावर से अपने संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन से इसकी मांग उठाई थी। और अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने भी परिवर्तन नामक एक संगठन से सूचना के अधिकार की मांग उठाई थी। नेक्स्ट, पीएम मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया। और केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वायत्त शासी निकाय है, ध्यान देना, यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसको यह प्रश्न कल पुलिस में पूछा गया है, तो इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां भी इसको प्राप्त है। मुख्यालय कहां पे, दिल्ली के अंदर। उद्देश्य क्या है, ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लेके आना है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश करता है। वापिस सुनिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश करता है। शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उनको शपथ दिलाता है। और इसी प्रकार से त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल रहेगा। और इसके बाद है सूचना का अधिकार। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन, तो वजाहत हबीबुल्लाह, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। अब पूछ सकते हैं भारत के वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल जी सामरिया, राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में कहां के हैं ये, भरतपुर के रहने वाले हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, और ये क्रम की दृष्टि से कौन से, 12वें 6 नवंबर 2023 से लेकर लगातार बने हुए हैं। लोक सूचना अधिकारी कितने दिन में सूचना देगा, लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना देगा। 30 दिन में सूचना नहीं मिली तो अगले 60 दिनों तक वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को शिकायत का प्रावधान है। सूचना नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग दोषी अधिकारी पर 250 रुपए पर डे के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। और एपीएल के लिए 10 रुपए और बीपीएल के लिए यह निःशुल्क रहेगा। ध्यान दे लेना। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में क्या क्या कुछ तथ्य है वो आप जरूर देखें। सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के अकॉर्डिंग 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। तो अच्छा प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। और मुख्यालय कहां पे इसका, जयपुर में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन, मोहनलाल लाठर जो पूर्व डीजीपी थे, और ये 9 जुलाई 2024 से लेकर के वर्तमान तक हैं। अन्य सूचना आयुक्त कौन है, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टिक्काराम जी शर्मा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाए तो कौन थे, एमडी कोरानी थे। और इसके अलावा पूछा जाए सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो एमडी कोरानी का सर्वाधिक कार्यकाल पूछा जाए किसका आ जाएगा, एमडी कोरानी का। सबसे न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो किसका आ जाएगा, सुरेश कुमार चौधरी का सबसे न्यूनतम कार्यकाल। तो ये थे इस क्लास के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और उम्मीद करेंगे इस क्लास के अंदर जितने जो टॉपिक करवाए हैं इसका अच्छे से कंसेप्ट देख लें। मेन तो क्या है, फैक्चुअल पूछ सकता है, नियुक्ति पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, जो आयोग के अध्यक्ष है उनकी, या उनके बारे में जो उल्लेख है, डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हो गया, या ये कुछ बेसिक आप पढ़ के जाना है। और आयोग को अच्छे से देख लेना। 5 क्वेश्चन आपके केंद्र के पूछेंगे, 5 क्वेश्चन आपके हमारे राष्ट्र के पूछेंगे, 5 क्वेश्चन हमारे राजस्थान की राज्य के पूछेंगे है। तो अच्छे से पढ़ें, इस क्लास को लगा करके अच्छे से देखें। उस क्लास की पीडीएफ हम जल्दी क्लास यूट्यूब पे आने के बाद में अगले दिन डाल देते हैं। और जिन साथियों को पीडीएफ पानी है नहीं मिल रही तो टेलीग्राम पे जाकर के जीके विद राकेश जांगिड आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो साथी नए हैं तो चैनल अपना यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।